हेलो बच्चों। तो आज के सेशन में हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वो क्या होती हैं और कैसे बिहेव करती हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोले या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं कि एक ऐसी वेव्स या ऐसे रेडिएशंस जो होते हैं जिनको क्या होता है कि किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि दीज वेव्स की अगर डिफिनेशन लिखें क्या होता है, these waves which these waves do not require, ठीक, these waves do not require any medium, ठीक, these waves do not require any medium to transmission, तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन बोल सकते हैं। बात समझ में क्या होता है कि these waves do not require, these waves which do not, बीच लगा, these waves which do not require any medium to transmission, ठीक है, मतलब उसको जो है ट्रांसमिट होने के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और, जैसे लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है जनरली हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं। तो एक चीज इलेक्ट्रॉन के बारे में और जान लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग एज पार्टिकल मान के भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और एज वेव मान के भी स्टडी करते हैं। तो अभी बताएंगे कि डुअल नेचर ऑफ क्या होता है पार्टिकल्स का। तो सबसे पहले से देख लेते हैं कि जैसे एक एटम है, तो एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लाइक भी होता है, और एटम में इलेक्ट्रॉन को वेव मान के भी स्ट्रक्चर किया जाता है। तो ऐसे ही लगभग ऐसे वेव फॉर्म में क्या होता है, वेव बना के क्या करता है, इसमें घूमता रहता है। बात समझ में आई? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐसा वेव मान के, कहीं के पार्टिकल मानेंगे, कहीं के वेव मान के क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो बात समझ में आई? तो हम लोग क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रेडिएशन में बात समझ में है कि क्या था कि ऐसे वेव्स जिनको हम लोग क्या होता है किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। तो सर ऐसे कौन कौन सी वेव्स होती हैं जिनको जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो जनरली जो है हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट जो होती है या विजिबल लाइट जिसको बोलते हैं, वो लगभग यही होती है। तो आपको बता दें कि लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो लाइट आता है, तो लाइट एक छोटा सा पार्ट होता है, इसको लोग विजिबल लाइट बोलते हैं ना, पूरा नहीं होता है कि लाइट ही पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है। लाइट क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आते कौन कौन से हैं, जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो सबसे पहला क्या आता है, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स कह सकते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, गामा रेज, है ना, बहुत सी आती हैं, 600-700 आती है गामा रेज। ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, है ना, इसे रेडियो वेव्स को जो है टेलीविजन वेव्स भी बोलते हैं, इंफ्रारेड या यूवी रेज, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे जो है बहुत सी ऐसी क्या होती है, सब ये सारी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। बात समझ में आई? और लगभग अगर बात की जाए तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के ही इक्विवेलेंट होती है ना। तो इनकी अगर स्पीड की बात की जाए, इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कितनी होती है स्पीड की, अगर बात की जाए किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स की, तो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आई? तो स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। ओके, अच्छा आप देखते हैं कि जो वेव्स होती है ना, इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, ट्रांसमिशन होने के लिए, तो वैसी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। बात समझ में आई? तो अच्छा ये कैसे ट्रैवल करती है उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। तो इसका डायग्राम देखते हैं कैसे आखिर ये मूव करती हैं। तो जनरली ये एक वेव है, और जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, दो वेक्टर में क्या होती है,
एक साथ के फॉर्म में चलती है। इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों क्या होते हैं, एक साथ में क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। थोड़ा हल्का सा यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। एक हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में चलती हैं ये वेव्स। बात समझ में आई? तो इधर का मानते हैं ये कौन सा वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, आपस में इसी फॉर्म में क्या होती हैं, चलती है। मतलब एक तरह के देखें तो इलेक्ट्रिक वेक्टर, एक तरफ इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, मतलब ये अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर है तो ये हमारा मैग्नेटिक वेक्टर है। बात समझ में आई? मतलब एक तरफ इलेक्ट्रिक वेक्टर चलता है, एक तरफ मैग्नेटिक वेक्टर क्या करता है, एक साथ ही क्या करते हैं, मोशन करते हैं। जैसे एक तरफ इलेक्ट्रिक वेक्टर है, एक तरफ मैग्नेटिक वेक्टर, क्या होगा, मोशन करेगा, है ना, एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव होगी। बात समझ में आई? तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, एक साथ क्या करते हैं, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर, है ना, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्या होता है, एक साथ क्या करते हैं, आगे मोशन करते हैं, मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर क्या करते हैं, मूव करते हैं। कोई भी पार्टिकल यहाँ होगा, ऐसे कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन ही ले लें, अगर इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा तो लगभग क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाएगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बनाएगा। इतनी समझ में आई? तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो सब क्या करते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। अच्छा, तो इसे नोट कर लीजिएगा। और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, कैसे ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। बात समझ में? मतलब क्या होता है कि एक क्या होगा, ऊपर अगर एक साथ करते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, इतनी समझ में आई, इसे नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। चलिए, अच्छा, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो गई, कौन कौन सी वेव्स आती हैं। और भी अच्छा, एक जैसे नॉर्मली अगर कोई पार्टिकल कह लें कि अगर एक पार्टिकल है और वो क्या करता है, मूव कर रहा है ना, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, क्या एक वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में भाई ट्रांसफर करता है, अपनी एनर्जी और मोमेंटम को तभी क्या करता है, वो मूव करने से। हम आपसे कहें कि कोई पार्टिकल है कि ये ऐसे वेव बना रहा है, ठीक, अप डाउन ना, ऐसे ही क्या कि अपने वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कैसे मूव करेगा, लगभग ये कोई पार्टिकल है, मान लीजिए अप एंड डाउन मूव करेगा आगे। तो चलिए इसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपसे अगर हम कहें कि जैसे किसी पॉन्ड में या घर में पानी का बर्तन लीजिए, या फिर किसी तालाब वालाब में आप क्या करें, कोई कंकड़ पत्थर फेंकते हैं, तो क्या होता है, उसमें रिपल्स काफी सारे बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे तालाब है, इसमें मान लीजिए कोई पत्थर फेंका, तो इसके चारों क्या होते हैं, ऐसे रिपल्स बन जाते हैं। और ये लगभग क्या होता है कि जो बॉटम होती है, जो एजेस होती हैं पॉन्ड्स की या रिवर्स की, उसकी बाउंड्रीज तक क्या होती हैं, जाती हैं, तभी जाके क्या होती हैं कि ये फिनिश होती है एक तरीके से, इनकी वेव्स जो बनती हैं। कहाँ से चढ़ से, यहाँ पर हमने एक स्टोन ड्रॉप किया, तो यहीं से क्या होता है कि जो वेव्स होती हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो क्या करती हैं कि आगे तक देखा होगा कि जैसे यहाँ पर बहुत डेंस क्या होती हैं, वेव्स होती हैं, फिर क्या करती है वो अपने एनर्जी और मोमेंटम को क्या करती है, अपने आगे वाले पार्टिकल्स में क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं, और वो वेव्स क्या होती है, बढ़ती जाती है, और जो पॉन्ड या लेक जो भी होती है उसके एजेस तक जाके उसे टकरा के तब नष्ट होती है। तो ऐसी वेव्स को क्या बोलते हैं, तो इस टाइप की जो वेव्स होती हैं इसको हम लोग मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स।
है ना, बात समझ में आई। ऐसी वेव्स को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। और मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल करने के लिए क्या होता है, मीडियम की आवश्यकता होती है ना। बिना मीडियम के क्या होता है, ये ट्रेवल नहीं करती। इसी में ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आती है, वो भी बताएंगे बाद में, ठीक है। तो बात समझ में है कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी में अगर हम बात करें, तो कोई पार्टिकल है, एक वेव बना के क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसमें जो ये पोजीशन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। ये वाली पोजीशन क्या होती है, क्रेस्ट कहलाती है। और जो नीचे बॉटम की पोजीशन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो इसी में कुछ पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है वेव का, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अच्छा वेवलेंथ की बात करें, तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लोग इसमें जो है ग्रीक लेटर या लैटिन लेटर लैम्डा, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ किसी भी वेव की जो दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है, ये डिस्टेंस जो होती है, बात में दो ट्रफ के बीच की दूरी या दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ या लैम्डा से इसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट या टू ट्रफ, जो बीच में डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। बात समझ में आई, लिख लेंगे ना, उम्मीद है लिख लेंगे। अच्छा वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ समझ में आया क्या होता है, दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है किसी वेव की, ये इसका क्रस्ट हो गया, पीक पॉइंट, ये उठा हुआ पोर्शन, और जो ये पोर्शन हो गया क्या हो गया, इसका ट्रफ पोर्शन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी वेवलेंथ होती है। और अच्छा इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो है न्यू से बन करते हैं। ये वी ऐसे बनाते हैं, कैसे, ये वी ऐसे बनाए और हल्का सा ऐसे टिल्ट कर देते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू, एन यू, न्यू, न्यू से बन करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पास होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर है ना, पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या होता है, लिख लेते हैं, number of vibration passes through a point in a second, उसी को क्या बोलते हैं, वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। किससे बन करते हैं, न्यू से, एन यू, न्यू है ना, न्यू से करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिख लेंगे, तो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। बात समझ में क्या होता है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। यहाँ सी क्या है, सी वेलोसिटी होती है ना, चाहे वेव की हो, किसी ना किसी वेव की होगी। लैम्डा वेवलेंथ और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इससे एक चीज और समझ में आती है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब वेवलेंथ। मतलब क्या होगा कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी, या फिर जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम क्या होगी, वेवलेंथ होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना। तो अच्छा थोड़ा इसको और ग्राफिकली समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा। और क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम लोग एम्पलीट्यूड क्या होता है देख लेते हैं। अच्छा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सिंपल सा होता है कि जैसे कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल क्या होगा, यहां से ऐसे क्या होगा, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड देख लेते हैं कि AMPLITUDE,
क्या होता है एम्पलीट्यूड? तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ऐसे पार्टिकल को यहाँ है, यहाँ से कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम यहाँ क्रस्ट तक जाएगा, फिर बिलो होगा, फिर यहाँ ट्रफ में यहाँ तक मैक्सिमम जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइट ऑफ द क्रस्ट है ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट और जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द जो ट्रफ होता है, यही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है ना। कोई पार्टिकल होगा भाई, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऐसे वाइब्रेटर ऐसे ही तो ऑक्सीडेट करेगा वेव में, यहाँ मैक्सिमम तक जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्रफ, तो इस कॉल्ड क्या कहलाता है, हमारा एम्पलीट्यूड। क्या होता है मैक्सिमम, क्या होता है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट पोजीशन है, क्रस्ट एंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्रफ पोजीशन ना, यही हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। बात समझ में आई? इसको स्मॉल ए से या कहीं कैपिटल से भी क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड समझ के आ गया। अब इसके बाद जो है वेव नंबर क्या होता है, उसके बाद हम देख सकते हैं वेव नंबर। वेव नंबर जल्दी क्या होता है कि वो हमारे जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल कहलाता है, वही हमारा क्या होता है, वेव नंबर। तो क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ क्या होता है हमारा, वही हमारा क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा, इसको न्यू बार है ना, वी बना के ऐसा टिल्ट करके उसको ऐसे बार लगा देते हैं। एक बार देख लीजिएगा कैसे करते हैं कि वी बनाया, हल्का सा टिल्ट कर दिया और ऊपर ऐसे बार लगा दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू बार होता है। तो क्या होता है, 1/λ रेसिप्रोकल हो गया, यही हमारा क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। और अगर इस लैम्डा इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई, लैम्डा होता है वेवलेंथ है, और वेवलेंथ लेंथ किसमें होती है, मीटर सेंटीमीटर में। तो इसकी क्या हो जाएगा, तो मीटर इनवर्स हो जाएगी या सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब टाइम पीरियड क्या होता है अच्छा वेव का, तो टाइम पीरियड क्या होगा वो भी देख लेते हैं किसी भी वेव का, यही देख लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि टाइम टेकन बाय द वेव है ना, मतलब किसी वेव या वाइब्रेशन के द्वारा है ना, एक ऑक्सीजन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम टेकन बाय द वेव क्या होता है, टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट, टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट क्या होता है, वन वाइब्रेशन, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। बात समझ में क्या होता है, टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, और या तो क्या कहते हैं, वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन है ना भाई। ये वेव है, इसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में क्या है, यहां से क्या है कि ये वेव यहां से लेके यहां तक, भाई ये ऐसे यहाँ एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना उसको टाइम लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड होता क्या है, तो टाइम पीरियड अगर हम बात करें क्या हो जाता है, T बराबर 1/ν। ठीक है, टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, 1/v रेसिप्रोकल होता है। इतनी बात समझ में आई। तो टाइम पीरियड समझ में आ गया कि टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन या वन साइकिल। बात समझ में आई कि एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगेगा उसको लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे वेव्स या ऐसी रेडिएशंस होती है जिनको क्या होता है, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। दूसरी बात कि ये क्या होता है, वैक्यूम में ट्रैवल कर जाती है। ठीक है, वैक्यूम में ट्रैवल करती है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सन से आने वाली लाइट। भाई अगर सन से जो लाइट आती है, अगर वैक्यूम में अगर ट्रैवल ना कर पाती तो सन से जो अर्थ पर लाइट आती है 8 मिनट समथिंग कुछ सेकंड में, 8 मिनट 5-6 सेकंड में लगभग जो लाइट अर्थ पर पहुंचती है वो कभी आ ही ना पाती। तो रेडिएशन के बारे में एक बार और थोड़ा जो है रिमाइंड कर लेते हैं। क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसी वेव्स होती है जिनको क्या होता है कि ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, मैंने बताया कि सन से जो आने वाली लाइट होती है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि सन से जो लाइट आती है वो क्या होती है, बिना किसी मीडियम के। भाई एटमॉस्फेयर में वहां स्पेस में देखा तो वहां कोई मीडियम नहीं है, तो क्या होता है सन की जो लाइट होती है वो अर्थ तक आती है लगभग 8 मिनट कुछ 5-6 सेकंड इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। और जो
किस स्पीड से लगभग ये ट्रैवल करती हैं, तो उन्होंने बताया जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसी की स्पीड से लगभग क्या करती है, ट्रैवल करती है। दूसरा क्या हो सकता है कि हमने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो क्या होती हैं कि एक दूसरे पर जो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये हमारा इधर वाला जो हाथ है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और ये वाला हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये दोनों आपस में क्या करती हैं, एक साथ ट्रैवल करती है, ठीक। एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो हम बात करें दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलरली क्या करती है, ट्रैवल करते हैं। कितनी आसान में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, दोनों क्या होते हैं, एक साथ चलते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन भी अब ट्रैवल करेगा ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, अपने पीछे जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर के फॉर्म में क्या करेगा, मूव करता है। एक तरफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्या करेगा, मोशन करता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हम लोगों ने कई सारी वेव्स के बारे में देखा कि रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स है ना, और इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज। तो अब हम लोग इसी में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे कि आखिर इनको जो है अरेंज कैसे किया जाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम ने बताया कि भाई इसमें इतनी सारी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इनको अरेंज कैसे किया जाए इनके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के फॉर्म में। तो कैसा होता है, इसे लिखेंगे द अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ electromagnetic waves, the arrangement of electromagnetic waves in the order of increasing, in the order of increasing अथवा और डिक्रीजिंग मैनर, है ना, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैनर, इसके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ अथवा क्या फ्रीक्वेंसी। हमने बताया ना कि इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कितनी बार समझ में आ गई। कई सारी वेव्स होती है, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव्स आती हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, और कुछ उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें कई सारी आती है, जैसे बात करें कॉस्मिक रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, टेलीविजन रेज भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में देखेंगे कि आखिर इनको अरेंज कैसे किया जाए। बात समझ में आई। तो एक टेबल देखते हैं कि कैसे होगी, इतना नोट कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव्स आती हैं, सबसे पहले कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेडिएशन, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। तो ये जो इनकी वेवलेंथ है ये लगभग किसके है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ है। बात समझ में आई, किसमें है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक बार और रिपीट करें, किसमें है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ध्यान रखिएगा। और तो सबसे पहले देखते हैं कॉस्मिक रेज क्या होती हैं। तो इनके सोर्सेज के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कॉस्मिक रेज का जो है सोर्स क्या क्या। ये क्या है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है। अच्छा, एक ये तो मालूम ही होगा कि एक एंगस्ट्रॉम में लगभग 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। बात समझ में आई। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और फ्रीक्वेंसी को जो है साइकिल पर सेकंड में उसकी क्या होती है, एक यूनिट होती है। तो कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ क्या होती है, 0.01 से लेके 0 तक, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 3×10⁻22 इनफिनिटी। अच्छा, इनका सोर्स क्या होता है, तो कॉस्मिक रेज का आपको बता दें कि आउटर स्पेस से कुछ क्या होती है, वेव्स आती है, रेजेस आती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मिक रेज बोलते हैं। अब वो रेजेस कहां से आती हैं, तो जैसे आपने सुना होगा कि सन स्टार्स में क्या होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, सुपरनोवा रेमिनेंट होता है। तो क्या होता है, उसी से क्या होता है कि जो कॉस्मिक रेज जनरेट होती है ना, जैसे ब्लैक होल का जो फॉर्मेशन होता है ना, सन के आप सुपरनोवा रेमिनेंट होता है, उसी कारण तो होता है। तो उन्हीं से क्या होता है, कॉस्मिक रेज क्या होती है, जनरेट होती है।
और भी कई सारे सोर्सेस हैं, फोटॉन से, प्रोटॉन पार्टिकल्स होते हैं उनसे भी जनरेट होती है। गामा रेस की बात करें तो गामा रेस से क्या होता है वेवलेंथ 0.1 से लेकर 0.01 तक होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी होते है 3×10⁻19 से 3×10⁻20। तो गामा रेस अच्छा कहां से जनरेट होती है? तो गामा रेस की अगर हम बात करें तो गामा रेस क्या होता है, जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है ना किसी भी एटम का, या है ना एक तरीके से रेडियो एक्टिविटी की जब प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है, गामा रेस का क्या होता है, इमिशन होता है। तो जैसे आप लोगों ने हेनरी बेक्यूरेल का जो है एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, इसमें अल्फा बीटा गामा रेस निकली थी। तो ये कह सकते हैं कि जब रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन होता है तो उससे क्या होता है, गामा रेस फॉर्म होती है। तो अगर कॉस्मिक, अच्छा एक चीज और बाकी है, कॉस्मिक रेस है, तो कॉस्मिक रेस की जो होती है पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाई होती है ना, कि मतलब एक थिन शीट अगर भी अगर ले, है ना मेटल की, तो उसको भी क्या कर सकता है, भेज सकता है। वही गामा रेस की थोड़ी सी कम पेनिट्रेटिंग पावर होती है कॉस्मिक से। फिर आती है एक्स रेस। तो एक्स रेस थोड़ा सिंपल है, इससे पहले भी वीडियो में जब हम लोग मोस्टली एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि जो एक्स रेस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। तो एक्स रेस का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, बताया जब हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी, है ना मेटेलिक सरफेस का, है ना उसका एटॉमिक मास, हैवी एटॉमिक मास वाले किसी भी एलिमेंट का जब क्या करते हैं उस पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स फॉल कराते हैं, तो उससे क्या होता है, एक्स रेस का क्या होता है, इमिशन होता है। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी खासी होती है और यूज से तो जानते ही कहाँ होता है, मेडिकल में खासकर यूज होता है। इसकी क्या वेवलेंथ होती है 150 से लेकर 0.1 तक, और 2×10⁻16 से 3×10⁻19 इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फिर हमारा आता है यूवी रेडिएशन। तो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होती है, इसकी वेवलेंथ होती है 3800 से 150 एंड फ्रीक्वेंसी होती है 7.9×10⁻14 से 2×10⁻16 इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। यूवी रेडिएशन कहाँ से जो निकलते हैं, तो हमें बताया सन से जो लाइट आती है सबसे बड़ा सोर्स यही है कि उससे क्या होता है, यूवी रेडिएशन क्या होते हैं हमारे प्रोड्यूस होते हैं। बात समझ में आई। फिर इसके बाद आता है विजिबल रेडिएशन। तो विजिबल रेडिएशन इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है 7600 से 3800 और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 3.95 10⁻14 to 7.9 10⁻14 विजिबल रेडिएशन। मतलब जो हम लोग क्या है, जो हम लोग आंखों से जो चीजें देख पाते हैं, जो जिन रेडिएशन को देख पाते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो इनके बीच में होनी चाहिए। बात समझ में। अच्छा इसमें कौन कौन से आते हैं, विबग्योर आपने पढ़ा होगा ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, है ना। तो उसी विजिबल रेडिएशन में क्या आते हैं, हमारे सारे कलर्स आते हैं, 7 कलर जो होते हैं विबग्योर में हम लोग पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आता है इंफ्रारेड रेडिएशन। अच्छा इंफ्रारेड रेडिएशन का सोर्स, अच्छा चलो वेवलेंथ देख लेते हैं पहले। 6×10⁻6 से लेके 7600 तक क्या होगा, इसका वेवलेंथ होगा, और 5×10⁻11 से 3.95×10⁻14 क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन का सोर्स क्या होता है, तो याद रखिएगा जो भी हॉट एमिटिंग बॉडी हो ना, किसी भी हॉट बॉडी से क्या होता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन निकलते हैं। जैसे या फिर कोई इनकैंडेसेंट, है ना एलिमेंट होगा, या कोई भी है ना इनकैंडेसेंट होता है, काफी गर्म एलिमेंट होते हैं, उनसे क्या होता है इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा फिर आता है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव को हम लोग एक बार, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग हर्ट्जियन वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HERTZIANWAVES। ठीक, हर्ट्जियन वेव, थोड़ा टेढ़ा हो गया है समझ लीजिएगा। हर्ट्जियन वेव, हर साइंटिस्ट का नाम है, हर्ट्जियन वेव भी बोलते हैं। इसकी जो हमारी वेवलेंथ होती है 3×10⁻13 से 3×10⁻9, है ना, और लगभग 1.1×10⁻19 से 5×10⁻11 क्या होती है, इसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। 3×10⁻9 से लेके 6×10⁻6 और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1×10⁻9 से लेके 5×10⁻11 क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इतनी बात समझ में आई। और इसका सोर्स क्या होता है, तो माइक्रोवेव की अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव सबसे पहला जो बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग घरों में यूज होता है, माइक्रो ओवन यूज होता है। तो ओवन में क्या होता है, माइक्रोवेव्स होती है, उसमें क्या होता है कि मैग्नेट्रॉन, है ना, इसमें क्या होता है मैग्नेट्रॉन, यहां लिख देते हैं, मैग्नेट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है कि माइक्रोवेव्स क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। मैग्नेट्रॉन होता है, एक होता है गन डायोड आता है, गन डायोड से प्रोड्यूस होती है, सोर्स है जिससे क्या होती है हमारी माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड, ठीक है, और भी चीजें होती हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा रेडियो वेव्स। इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ होती है 3×10⁻13 से 3×10⁻9 और इसकी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1×10⁵ से लेके 1×10⁹। तो ये हमारी क्या होती है, रेडियो वेव्स। अच्छा रेडियो वेव्स कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, तो रेडियो वेव्स के कई सारे हैं। जैसे आपसे हम कहें
कि रेडियो वेव्स जो है रडार से जो होता है रेडियो वेव्स होती है। और जैसे हम बात करें तो एक चीज और है, बताते हैं, हर्ट्जियन वेव्स। ठीक, तो रेडियो वेव का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है एक सिग्नस ए, क्या नाम है, CYGNUS, सिग्नस ए नाम का क्या है एक रेडियो वेव्स होती है। लगभग ये क्या है, ये हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में सबसे कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रेडियो वेव्स होती हैं। क्या होती हैं, CYGNUS सिग्नस ए क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रेडियो वेव्स होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रेडियो वेव्स होती है। और ये लगभग हमारे यूनिवर्स में कितने दूर है, लगभग कहें तो लगभग 760 मिलियन 760 मिलियन लाइट ईयर्स, कितना 760 मिलियन लाइट ईयर्स क्या है, दूर होती है ना, काफी दूर है हमारे में। तो क्या है, सिग्नस ए है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या था, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिएगा। एक तो छोटी मोटी बातें और है, वो भी हम लोग जान लेते हैं। बात समझ में आ गई कि ये सारा क्या है, एक टेबल है, इसको आप माइंड में भी रख सकते हैं कि क्या होता है, कैसे आपकी होती है। और बाकी जो इनके सोर्सेस हैं, सोर्सेस में बोल दिए, आप लिख लेंगे, ठीक है, कि इनके कौन से जो है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में जो है हम एक चीज और तो जान लेते हैं, रह गई थी, क्या होती है फ्रीक्वेंसी में। आपसे हम बात करें हैं तो ऐसे एक ग्राफ, ऐसे हमने एक ये ग्राफ बनाया और एक ये ग्राफ है, भाषण में, और एक ये ग्राफ है। ठीक है, और फिर बताया जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या थी भाई, एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ। तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की और थर्ड वाले की, अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 2 वेव्स बन रही हैं, इसमें 3 वेव्स, इसमें क्या 4 वेव्स बन रही लगभग। तो अगर हम बात करें कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि इसमें क्या है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और जो वेवलेंथ होगी वो उतनी ही देखिए कम होगी। जो दूरी हो रही है क्रस्ट के बीच की और ट्रफ के बीच की, वो कम होती चली जाएगी। तो वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सेकंड वाले में उससे कम होगी, बात समझ में आई, क्रस्ट की हो चाहे वेवलेंथ, बहुत फर्स्ट वाले में उससे कम होगी। ठीक है, तो बताना केवल इतना था कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, है ना। जितनी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी पास वेव्स होंगी, वेवलेंथ क्या होगी भाई, उतनी ही पास होगी। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा वेवलेंथ, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ। ओके, और एम्पलीट्यूड में एक चीज जान लेते हैं। ऐसे एम्पलीट्यूड हमने बताया कि क्या होता है, जो मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट या डेप्थ होती है क्रस्ट और ट्रफ की, वही हमारा क्या कहलाता है, उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड में एक फॉर्मूला वैसे हम कहें, जो इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एक चीज और वहां पर ऐड कर लीजिएगा, एम्पलीट्यूड डिफिशिएंसी। ठीक है, मिस हो गया था फॉर्मूला। क्या होता है भाई, जितना ज्यादा इंटेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड जो होगा उसी के स्क्वायर में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या था एम्पलीट्यूड का। और एक चीज, जैसे अगर थोड़ी बहुत अनवांटेड साउंड आती है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, उसको हम रोक भी नहीं सकते, ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा और कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत साउंड रिकॉर्ड हो जाती है, कितना भी कोशिश कर ले उसको रोका भी नहीं जा सकता, क्या किया जाए। खैर, तो इतनी बात समझ में आ गई, तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। तो आई होप आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।